नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपका विशेष प्रेम और सहयोग तथा पुराने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं पारिभाषिक शब्दावलियां। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे अध्याय के बारे में हम बात करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 3 से 4 प्रश्न किसी न किसी रूप में पारिभाषिक यानी कार्यालयीय शब्दावली के रूप में पूछे जाते हैं। मैंने आज के थम्स का हेडिंग दिया है 13 मिनट में 50 शब्द। ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको जो 50 शब्द करवा रहा हूं, अगर मैं शब्द से सीधे सीधे आपको करवा दूं तो 13 मिनट के अंदर मैं आपको 50 शब्द लिखवा सकता हूं और लिखवा भी दूंगा। लेकिन उदाहरणों के लिए ध्यान दीजिएगा, टाइम काउंट मत करना उदाहरणों का, क्योंकि उदाहरण देंगे तभी आपको वो चीजें याद रहेगी। शुरू करते हैं 13 मिनट में 50 पारिभाषिक शब्दावली। और ये सारे के सारे शब्द हमारे प्रशासनिक कार्यालयों के अंदर किसी न किसी रूप में उपयोग में आते रहे हैं और हिंदी भाषा के अंदर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा और न्यायिक विभाग के द्वारा इसका उपयोग दिन प्रतिदिन के कार्यों के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि कई लोगों को उनका मतलब भी पता नहीं होता है, लेकिन कार्य करते करते वो सीख भी जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, आपके सामने 5 शब्द दिए मैंने। इन 5 शब्दों के आपको आम भाषा के अंदर हिंदी के अंदर क्या अर्थ होते हैं, लेकिन जब हम सरकारी ऑफिसों के अंदर जाते हैं तो इन शब्दों का उपयोग हिंदी की तरह किया जाता है, जैसे बिल्कुल उनके सिमिलर वर्ड होते हैं। जैसे पहला शब्द है एडजर्न। एडजर्न का अर्थ क्या होता है? स्थगित करना। क्या अर्थ होता है मित्रों? स्थगित करना। आमतौर पे आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हमेशा जज बोलते हैं द कोर्ट इज एडजर्न, यानी कोर्ट स्थगित की जाती है। दूसरा शब्द है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का अर्थ होता है रूपरेखा। किसी भी मकान का या विषय की तैयारी करने यानी प्रारंभ करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। किसी भी कार्य को या मकान बनाना हो, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना हो या कोई भी बड़ा काम करना हो, कोई सी विषय का पेपर भी बनाना हो तो उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। फिर होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन का अर्थ होता है सावधानी। क्या अर्थ होता है? सावधानी। आपने कई बार देखा होगा तंबाकू के नीचे लिखा हुआ होता है क्वेश्चन। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी क्वेश्चन का अर्थ होता है सावधानी। आपको निर्देश दिए जा रहे हैं इसके बारे में। फिर है डेकोरम। डेकोरम का अर्थ होता है शालीनता। क्या अर्थ होता है? शालीनता। शालीनता का अर्थ होता है, हम कहते हैं किसी ऑफिस का डेकोरम, यानी वहां डेकोरम का अर्थ होता है कि बिल्कुल शालीन तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। फिर आता है इजेक्ट। इजेक्ट का अर्थ होता है बेदखल करना। क्या अर्थ होता है? बेदखल करना। बेदखल करना का अर्थ यह हुआ कि आप किसी भी कंप्यूटर में जब पेन ड्राइव को बाहर निकालते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा नीचे आपको इजेक्ट करना होता है, यानी पेन ड्राइव को हमेशा इजेक्ट करके बाहर निकालना पड़ता है ताकि उसमें किसी प्रकार का डाटा हमारा डिलीट नहीं हो। तो यह है 5। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 5 और शब्द ध्यान दीजिएगा मित्रों। 5 शब्द। फुटनोट। क्या होता है फुटनोट? आमतौर पे आपने देखा होगा फुटनोट को हिंदी भाषा के अंदर कहते हैं टिप्पणी। क्या कहते हैं मित्रों? टिप्पणी। इस टिप्पणी का अर्थ होता है कि जब भी कोई लेटर लिखा जाता है तो उस लेटर के अंतर्गत नीचे टिप्पणी लिखी जाती है। कोई चीज एक्स्ट्रा या विशेष रूप से बतानी हो या छूट गई हो तो नीचे टिप्पणी के रूप में लिखा जाता है। फर्निश। फर्निश का अर्थ होता है सजाना। आप कई बार किसी मकान, फ्लैट या किसी ऑफिस में जाते हो, किसी घर में जाते हो, बड़े बड़े बंगलों में जाते हो, तो जाते ही आप क्या कहते हो? ये मकान तो वेल फर्निश है। वेल फर्निश का अर्थ होता है सजावट यानी सजाना। गजट। गजट का अर्थ होता है राजपत्र। सरकार के द्वारा कोई भी नियम, अधिसूचना जो भी जारी की जाती है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो गजट के अंदर जारी की जाती है, जिसको हम राजपत्र के रूप नाम से जानते हैं। हैंड ओवर करना, यानी इसका अर्थ होता है सौंपना। क्या सौंपना? कोई भी कार्यभार सौंपना। कोई भी कार्यभार सौंपना। आमतौर पे जब भी कोई नया कर्मचारी किसी ऑफिस के अंदर ज्वाइन करता है तो उसको कोई ना कोई जब काम दिया जाता है तो काम एक व्यक्ति, एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी को हैंडओवर किया जाता है, यानी कार्य को सौंपा जाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इलीगल। इलीगल का अर्थ होता है अवैध। कोई भी ऐसा कार्य जो कानून सम्मत नहीं है वो अवैध होता है। जैसे सोने की तस्करी करना, ड्रग्स बेचना आदि, ये अवैध होते हैं, इलीगल होते हैं। इसको अवैध
या इलीगल की श्रेणी में रखते हैं, यानी जो कानून के अनुसार कार्य नहीं किया गया है वो हमेशा अवैध माना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जुडिशियल, जुडिशियल का अर्थ होता है न्यायिक। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो जुडिशियल व्यवस्था है। कई बार आपने देखा होगा कि जज ने आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कस्टडी का अर्थ होता है अभिरक्षा, जुडिशियल का अर्थ होता है न्यायिक अभिरक्षा के अंदर। ध्यान दीजिएगा, जुडिशियल का अर्थ होता है न्यायिक। लीज, लीज का अर्थ होता है पट्टा। कोई भी जमीन हम लीज पर देते हैं, खेत लीज पर देते हैं, पट्टे पे देते हैं, मकान पट्टे पे देते हैं, कोई वस्तु पट्टे पे देते हैं, इसको कहते हैं लीज पर देना। यानी एक निश्चित कार्य के लिए उपयोग करने के लिए कोई वस्तु दी जाती है, इसको हम लीज कहते हैं। मेमो, मेमो का अर्थ होता है ज्ञापन। अक्सर आपने देखा होगा कि बेरोजगारों के द्वारा अपने विधायक को, एमपी को या मंत्री को मेमो दिया जाता है, यानी ज्ञापन दिया जाता है। उनको याद करवाया जाता है कि आपको सर ये काम हमने पहले दिया था लेकिन नहीं हुआ, एक बार वापस आपको मेमो दे रहे हैं, यानी मेमोरेंडम, यानी आपको याद दिलाया जा रहा है, वापस ज्ञापन दिया जाता है। नोट सीट, आपने देखा होगा नोट सीट, नोट सीट का अर्थ होता है टिप्पणी। और ये जो नोट सीट होती है, ध्यान दीजिएगा, इस नोट सीट का अर्थ होता है टिप्पणी। और इस टिप्पणी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सरकारी अधिकारी किसी लेटर के ऊपर कोई भी साइन करता है, उसमें जो कमी पेशी या आगे की कार्रवाई के लिए जो दिया जाता है उसको टिप्पणी कहते हैं। हम इसको टिप्पणी पत्र, हर बड़ा सरकारी अधिकारी कागजी कार्रवाई को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उस पर एक टिप्पणी पत्र लिखा जाता है, जिसको हम नोट सीट कहते हैं। और उससे संबंधित वो अपने सुझाव या अपनी कोई बात कहना चाहता है तो उस नोट सीट के माध्यम से कहता है और फिर उस पर वो साइन करता है। ओनस, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ओनस, ओनस का अर्थ होता है दायित्व या भार। ओनस का अर्थ क्या होता है? दायित्व या भार। इस दायित्व या भार के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों के अंदर हर काम को ओनस किया जाता है, यानी भार एक दूसरे के ऊपर दिया जाता है। एक बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को जो भार दिया जाता है उसको हम ओनस की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट लीजिए, फिर आता है पैक्ट। पैक्ट का अर्थ होता है समझौता। पैक्ट का अर्थ क्या होता है? समझौता। इसके लिए आप एक ही शब्द याद रखिएगा, पूना पैक्ट, जो कि अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट, पैक्ट का अर्थ होता है समझौता। कोरम, कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। कोरम का अर्थ क्या होता है? गणपूर्ति। किसी भी समिति या किसी भी संसद, विधानसभा या कहीं पे भी जहां पे सत्र चलाना हो वह एक निश्चित कोरम होना बहुत ही अनिवार्य है। कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति, यानी एक निश्चित संख्या में अगर व्यक्ति होंगे तभी कार्रवाई आगे प्रारंभ होगी, अन्यथा वो कार्रवाई वहीं स्थगित कर दी जाती है, एडजर्न कर दी जाती है। इसलिए कोरम होना बहुत ही जरूरी है। आमतौर पर 10% का कोरम होता है, यानी टोटल संख्या का 10% वहां पे होना जरूरी होता है, तभी कार्रवाई आगे जारी रखती है। फिर आता है रिबेट। रिबेट का अर्थ होता है छूट। रिबेट का अर्थ क्या होता है? छूट। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी या कस्टम के अंतर्गत कई प्रकार की रिबेटें दी जाती है। अगर आप एक व्यक्ति एक काम करता है तो उसको कई प्रकार की छूट दी जाती है कि ऐसा करने पर आपको रिबेट दी जाती है, यानी उस कार्य करने से आपको क्या कर दिया जाता है? रिबेट कर दी जाती है, यानी छूट दे दी जाती है। पिटीशन, पिटीशन का अर्थ होता है याचिका। क्या अर्थ होता है मित्रों? याचिका। आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर कई बार पर डे 50 प्रकार की पिटीशन डाली जाती है। ये पिटीशन किसानों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, आरोपी के द्वारा, उनके सामने पीड़ितों के द्वारा कई प्रकार की पिटीशन डाली जाती है ताकि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का अर्थ होता है पंजीयन। हम अपने मकानों की रजिस्ट्री करवाते हैं, यानी पंजीयन करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्री का अर्थ होता है पंजीयन। रिलीव, रिलीव का अर्थ होता है कार्यभार से मुक्त करना। कार्यभार से मुक्त करना, कार्यभार से मुक्त करना। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई कर्मचारी एक स्थान से दूसरे ऑफिस के अंदर डेप्यूटेड पे लगाया जाता है तो एक उसी ऑफिस के अंदर उसको रिलीव किया जाता है, यानी वहां के कार्यभार से उसको क्या कर दिया जाता है? मुक्त कर दिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है, यानी भार मुक्त करना या कार्य मुक्त करना। फिर आता है, नेक्स्ट है आपका सरचार्ज। सरचार्ज का अर्थ होता है अधिभार। क्या अर्थ होता है? अधिभार। आपने देखा होगा इनकम टैक्स के अंतर्गत, आयकर के अंतर्गत और कई प्रकार की सरकारें सरचार्ज लगाती है, यानी एक मिनिमम पैसा एक विशेष उद्देश्य के लिए सरचार्ज के रूप में लगाया जाता है। ये 0.001%, 0.002%, कई प्रकार के सरचार्ज लगाए जा सकते हैं। पानी के ऊपर, कोरोना के ऊपर, या बिजली के ऊपर, या किसी प्रकार की महामारी या किसी प्रकार के विशेष उद्देश्य के लिए जो कर लगाए जाते हैं, जो टैक्स पे टैक्स लगता है उसको हम अधिभार कहते हैं। टैरिफ, टैरिफ का अर्थ होता है दर, यानी
किसी भी वस्तु की जो दर होती है, कीमत जो होती है, उसको हम दर कहते हैं और टैरिफ कहते हैं। फिर आता है वैलिड। वैलिड का अर्थ होता है व्यर्थ। वैलिड का अर्थ होता है वैलिड का अर्थ होता है विधिमान्य। वैलिड का अर्थ होता है विधिमान्य, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो कानून के अंतर्गत बिल्कुल सही है उसको हम कहते हैं वैलिड है, यानी विधिमान्य है। यानी ऐसा कोई भी कार्य जो हम कानून के अनुसार करते हैं उसको हम वैलिड कहते हैं, विधिमान्य कहते हैं। उसके बाद जो शब्द आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन हम कई बार इस शब्द का उपयोग करते हैं जब एक ही व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है। एक खिलाड़ी के स्थान पर जब दूसरा खिलाड़ी स्थान में खेलने आ जाता है तो हम इसको कहते हैं प्रतिस्थापित किया गया या प्रतिस्थापन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा कंसाइज। कंसाइज का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। कंसाइज का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। किसी भी बड़े से बड़े पैराग्राफ को, बड़े से बड़े व्याख्यान को जब कंसाइज किया जाता है, कंसाइज करने का होता है बहुत ही छोटा करना या संक्षिप्त करना। नेक्स्ट होता है कैजुअल लीव। इसको आमतौर पे हम सीएल कहते हैं और हिंदी के अंदर इसको कहते हैं आकस्मिक अवकाश। क्या कहते हैं? आकस्मिक अवकाश। ये कर्मचारियों को मिलता है, साल के आमतौर पे 15 मिलते हैं। जब भी कोई कर्मचारी को अर्जेंट काम से छुट्टी लेनी होती है तो उसको सीएल दी जाती है, यानी कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कैंपेन। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। कैंपेन। कैंपेन का अर्थ होता है प्रचार करना। प्रचार करना। नेताओं ने आपने देखा होगा, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई भी एसपी हो, हर प्रकार की राजनीतिक पार्टी चुनाव आने से पहले कैंपेन करती है। कैंपेन का अर्थ होता है अभियान चलाना, प्रचार करना। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा होगा बंगाल के अंदर अमित शाह और जेपी नड्डा और बीजेपी की पूरी पार्टी ममता सरकार को गिराने के लिए कैंपेन पे कैंपेन कर रही है, यानी अभियान चला रही है, प्रचार कर रही है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है कैडर। कैडर का अर्थ होता है संवर्ग, यानी संवर्ग का अर्थ होता है कि आप किस वर्ग के अंदर हो। जैसे आप कर्मचारी बनते हो, सरकारी नौकरी लेते हो, तो आपका संवर्ग कौन सा है, आप कौन से संवर्ग के अंदर आते हो। आप लेक्चरर हो, थर्ड ग्रेड टीचर हो, आईएएस हो, आरएस हो, किस वर्ग के अंदर आते हो। आप यूपीएससी से आए हो या आरपीएससी से आए हो, आप किस वर्ग के अंतर्गत नौकरी कर रहे हो, वो इसके अंतर्गत आता है। बिड। बिड का अर्थ होता है बोली लगाना। क्या अर्थ होता है? बोली लगाना। बोली लगाना। आपने देखा होगा कि भारत सरकार या कोई भी सरकार जब किसी भी वस्तु की नीलामी की जाती है तो सामने वाला बिड लगाता है। बिड लगाने का अर्थ है कि उस वस्तु की बोली लगाई जाती है, उसको हम बिड लगाना कहते हैं। और सरकारी कार्यालय के अंदर जितने भी रद्दी माल या कई प्रकार की सामग्री जो अनुपयोगी हो चुकी है, रद्दी हो चुकी है, समय समय पर उसको बेचान किया जाता है, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को आमतौर पर बुलाया जाता है जो बिड लगाते हैं, और जिसकी बिड सबसे हाई होती है उसको वो माल बेचा जाता है। नेक्स्ट देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट्स। इसका अर्थ होता है संदेह का लाभ। क्या अर्थ होता है इसका? संदेह का लाभ। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट के अंतर्गत जब भी कोई किसी प्रकार का डाउट हो और एम्पायर को लगता है कि ये सही है या गलत है, वो कंफ्यूजन की स्थिति में होता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट्स देखकर जो खिलाड़ी है, जो क्रिकेटर है, जो बैट्समैन है, उसको इसका लाभ दिया जाता है और उसके अनुसार उसका फैसला सुनाया जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट्स के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी कई प्रकार के आरोपियों को छोड़ दिया गया है या छोड़ा जाता है, क्योंकि एक न्यायिक जब हम एश्योर नहीं होते तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट्स पीड़ित को दिया जाता है हमेशा। नेक्स्ट आता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का अर्थ होता है लाभ प्राप्त करने वाला। लाभ प्राप्त करने वाला। लाभ प्राप्त करने वाला। अगर आपने देखा होगा कि जब भी किसी बैंक के अंतर्गत आपको नीचे बेनिफिशियरी लिखा जाता है, नॉमिनी लिखा जाता है, आपकी वसीयत के बाद, आपके मरने के बाद उसका बेनिफिशियरी यानी लाभ किसको मिलेगा, उसको कहते हैं कि आपके बाद लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, यानी उस वस्तु को लाभ आपके पश्चात किसको मिलना चाहिए, उसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं। बेसिक पे। बेसिक पे का अर्थ होता है मूल वेतन। क्या अर्थ होता है मित्रों? मूल वेतन। मूल वेतन का अर्थ होता है कि जब भी आपकी नौकरी लगेगी और बहुत ही जल्दी लगने वाली है, ध्यान रखना, हिम्मत रखना, आप नौकरी पक्की लगेगी आपकी, तो आपको सबसे पहले आपका जो बेसिक पे होगा वो 2 साल तक बिल्कुल कम होगा। 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर रहोगे तब आपको बेसिक पे बिल्कुल कम मिलेगा, लेकिन 2 साल के बाद आपका बेसिक पे यानी मूल वेतन बढ़ जाएगा, उसके साथ में आपका डीए भी बढ़ जाएगा, उसके साथ में आपको कई चीजें और प्रकार के लाभ, हाउस रेंट का भत्ता वगैरह सब आपको मिलेंगे। फिर होता है बैन। बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध। बैन का अर्थ क्या होता है? प्रतिबंध। प्रतिबंध का अर्थ होता है सरकार समय समय पर कई वस्तुएं बैन कर देती है, बंद कर देती है, प्रतिबंधित कर देती है, उसको हम बैन कहते हैं। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का अर्थ होता है तुलन पत्र। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का अर्थ क्या होता है? तुलन पत्र। यानी इसके
अकाउंट्स के अंदर आपने देखा होगा या सरकारी कार्यालयों के अंदर देखा होगा कि जो वर्ष के अंत पर जो लेखे का पूरा हिसाब एक ही पेज पर जो बनाया जाता है उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, उसको हम तुलन पत्र कहते हैं। यानी पूरे साल के दौरान हमारे दायित्व कितने हैं और हमारी संपत्तियां कितनी है, इसको दोनों को मिलाने के लिए जो शीट बनाई जाती है उसको हम तुलन पत्र या बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बैड कंडक्ट। बैड कंडक्ट का होता है दुराचरण। ध्यान दीजिएगा, कई बार सरकारी कार्यालयों के अंदर अधिकारी अपने अधीनस्थों को सस्पेंड कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, अन्य प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई सरकारों के द्वारा अपने अधिकारियों पर की जाती है, जिसका मूल कारण कहीं ना किसी प्रकार का ये होता है दुराचरण, यानी गलत व्यवहार करने के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है, उसको कहते हैं बैड कंडक्ट करना। फिर होता है एडहॉक। एडहॉक का अर्थ होता है तदर्थ, वेरी मोस्ट है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। तदर्थ, तदर्थ का अर्थ ये होता है कि विशेष कार्य के लिए कोई कार्य किया जाता है उसको हम तदर्थ के रूप में जानते हैं, या अनौपचारिक रूप से जो कार्य किया जाता है उसको हम तदर्थ कहते हैं। संसद के अंदर भी आपने देखा होगा एक तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी भी बनी हुई है, जो विभिन्न प्रकार की अपनी कानूनी राय या कई प्रकार के मामले उनको सौंपे जाते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एक्शन। एक्शन करना यानी कार्यवाही करना। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी किसी सूचना के आधार पर एक्शन लेता है तो हम कहते हैं कि आईएएस या आरएस या एक अधिकारी ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, एक सरकारी अधिकारी के द्वारा या किसी कार्य को करना कार्रवाई के रूप में जाना जाता है। एक्टिंग। एक्टिंग का अर्थ होता है कार्यवाहक। ध्यान दीजिएगा, कार्यवाहक, जब मूल अधिकारी अपने पद पर नहीं हो तो उसके अधीनस्थ जो व्यक्ति काम करता है उसको हम कार्यवाहक के रूप में जानते हैं। जैसे अगर किसी जिले के अंदर जिला कलेक्टर छुट्टियों पे गए हुए हैं तो एडीएम कार्यवाहक के रूप में काम करता है। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल किसी स्कूल के अंदर छुट्टियों पे गए हुए हैं तो उसके नीचे जो लेक्चरर, जो वरिष्ठ लेक्चरर है वो कार्यवाहक के रूप में वहां पे प्रिंसिपल के पद पे कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिंग प्रिंसिपल या एक्टिंग कलेक्टर या एक्टिंग फलाना जो भी अधिकारी है उसको हम कार्यवाहक के रूप में जानते हैं। एक्वायर। एक्वायर का अर्थ होता है अवाप्त करना। अवाप्त करना, अवाप्त करना। एक्टिंग का अर्थ होता है अवाप्त करना। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आपने देखा होगा कि सरकारें जमीन को लेती है, जमीन को एक्वायर करती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जमीनों को एक्वायर किया जाता है, यानी जब्त कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है और उसके बदले में जमीनों के मालिक को एक निश्चित राशि जो सरकारी राशि होती है उसको दी जाती है। एक्वायर का अर्थ होता है अवाप्त करना या प्राप्त करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर आप देखिएगा फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है पावती। ध्यान दीजिएगा, पावती। अगर आपको कोई वस्तु प्राप्त हुई है उसके बदले में आपको जो रिसिप्ट देनी होती है उस रिसिप्ट को, ध्यान दीजिएगा, इसको अपने एक और शब्द कह सकते हैं रिसिप्ट, लेकिन आमतौर पे आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस एक्नॉलेजमेंट पे पूछा जाता है। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है पावती पत्र देना, यानी स्वीकृति देना, यानी आपको प्राप्त हो गई है उसकी रसीद देना। फिर आता है एक्यूज। एक्यूज का अर्थ होता है अभियोग। ध्यान रखिएगा, क्या अर्थ होता है? अभियोग। एक्यूज का अर्थ होता है अभियोग, और एक्यूज के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कई बार पीड़ित पर जो अभियोग लगाया जाता है, जो आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, उसको हम एक्यूज के नाम से जाना जाता है। ये न्यायिक प्रक्रिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला शब्द है। उसके बाद आपका जो शब्द आता है वो आता है एक्यूरेसी। इसका अर्थ होता है शुद्धता। हम कोई भी कार्य करेंगे न्यायिक प्रक्रिया के अंदर और सरकारी कर्मचारी और कार्यालयों के अंदर जो भी काम किया जाता है या आमतौर पर हम जो भी काम करते हैं, हम हमेशा ये काम करते हैं कि जो भी काम करो एक्यूरेसी के साथ करो, यानी शुद्धता के साथ वो काम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है उत्तरदायित्व। क्या अर्थ होता है? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का अर्थ यह हुआ कि जब भी कोई कार्य किया जाता है उसका उत्तरदायित्व किस व्यक्ति पे होता है। हर सरकारी कार्यालय के अंतर्गत हर व्यक्ति को हर विभाग दिया जाता है और हर कार्य लेके एक कर्मचारी उसके लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए वो उसको क्या कहते हैं कि ये इसका अकाउंटेबिलिटी किसकी है, यानी उसका उत्तरदायित्व किसका बनता है। अगर कल कोई गलत कार्य हो जाए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उस व्यक्ति पे आती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अकाउंट। अकाउंट का अर्थ होता है हिसाब करना, यानी लेन देन का जो भी हिसाब किया जाता है हम कहते हैं कि उसका अकाउंट क्या है। नेक्स्ट आइए, फिर आता है एकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एकॉर्ड। एकॉर्ड का अर्थ होता है समझौता। अगर हमने कई बार सरकारों के बीच में जो समझौते होते हैं, कोई दो कंपनियों के बीच में जो समझौते होते हैं उनको हम कहते हैं एकॉर्ड। जैसे भारत पाकिस्तान के अंदर 1971 में एकॉर्ड हुआ, यानी समझौता हुआ, समझौता पत्र साइन हुआ, उसको हम एकॉर्ड कहते हैं। एकॉर्ड का अर्थ होता है समझौता करना। फिर आता है एकेडमिक। कई बार आपने ये सब सुना होगा पर फिर भी कंफ्यूज में रहते हैं। इसका अर्थ होता है शैक्षणिक। क्या अर्थ होता है? शैक्षणिक। हम जैसे एकेडमिक ईयर, इसका मतलब होता है शैक्षणिक
वर्ष कौन सा है। हर स्कूल के बाद, हर प्राइवेट संस्था के बाद एकेडमिक लिखा हुआ होता है, वो एकेडमी होता है, ये एकेडमिक है, वहां शैक्षणिक व्यवस्था होती है। यहाँ शैक्षणिक ईयर कौन सा है, हमारा एकेडमिक ईयर अभी 2020-21 चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। लगता है एकेडमिक 2 बार छप गया है, इसका भी अर्थ है शैक्षणिक। चलिए नेक्स्ट लिखिए एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है सार, यानी अगर आप बड़े से बड़ा पूरा का पूरा भाषण दे देते हो और घर आते कहते हो कि भाई क्या समझाया, तो आप उसका सार बता देते हो 2-4 लाइन के अंदर। उसको कार्यालय भाषा के अंदर जब बड़े बड़े लेटर आते हैं, बड़े बड़े गजट आते हैं, तो उसको बहुत ही कर्मचारी मिलकर एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सार ले लेते हैं और बाकी फालतू चीजें क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। फिर आते हैं एबोसिटेड। और आपने जब भी कोई लेटर लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, लेटर हम सब लिखते हैं, आपको भी लिखने पड़ेंगे। उस लेटर के अंदर एक शब्द आता है उपयुक्त, यानी जो हमने ऊपर जो विषय दिया है उसका हवाला हम नीचे दे रहे हैं। एबोसिटेड का अर्थ होता है उपयुक्त। क्या अर्थ होता है, उपयुक्त। और नेक्स्ट लास्ट के अंदर मैंने 50 की बात की थी, 50 आपका आ गया क्योंकि एक शब्द 2 बार आ गया था, इसलिए मैं आपको एक फायदा दे रहा हूं, बेनिफिट दे रहा हूं, वो आपको लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। एबनॉर्मल का अर्थ होता है असामान्य। क्या अर्थ होता है, असामान्य। हम कई बार कहते हैं कि ये व्यक्ति एबनॉर्मल है, यानी असामान्य, यानी जो सामान्य प्रकृति का नहीं होता है उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। तो मित्रों ये थे आपके 13 मिनट में 50 शब्द। उम्मीद है ये हर परीक्षा में आएंगे और उम्मीद करता हूं आप इसको गलत नहीं करोगे। इस प्रकार के और शब्द मैं आपको लेके आता रहूंगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, चाहे पसंद आए चाहे नहीं आए कमेंट्स जरूर करना है। कोई सुझाव हो तो आप टिप्पणी के रूप में आप मुझे दे सकते हैं, आपका सहर्ष स्वीकार होगा। छोटे छोटे वीडियो लाके उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। थैंक यू वेरी मच। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।